सवाल जी आपने मुझसे सवाल किया कि अगर इस तरह होगा तो फिर हम अ, उसके अंदर जो होमोजेनिटी की बात किस तरह करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जो हम सिमेट्रीज जिसका मैंने जिक्र किया, ख़ासतौर पे जो स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं, ये एक तरह से क्लासिकल सिमेट्रीज हैं, जहाँ पर अभी हमने क्वांटम मैकेनिक्स को एक तरह से बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि इवन आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स में भी चले जाएं और जब तक कि आप फील्ड थ्योरी, फुल फ्लैश फील्ड थ्योरी आप ना कर रहे हों, और बल्कि ये कहें कि इवन आप फील्ड थ्योरी में भी ये चीज़ें आप एक तरह से आप इंटैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जब हम बिल्कुल प्लांक स्केल के ऊपर फिज़िक्स कर रहे हों, यानी कि हम क्वांटम ग्रेविटी कर रहे हों, वहाँ पर फिर ये सिमेट्रीज जो हैं इंटैक्ट नहीं रहती हैं। राइट, वहाँ जैसे आपने कहा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं स्पेस टाइम में, इटसेल्फ फ्लक्चुएशंस हैं, तो वहाँ यकीनी तौर पे ये सारे जो चीज़ें हैं वो उस तरह से नहीं रहती हैं, और वहाँ पर जो है वो इक्वेशंस के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। और इवन खुद जो टाइम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी। लेकिन ये सारी सिमेट्रीज जिनकी हम आमतौर पर बात कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं, ये सारी हम क्लासिकल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। इवन मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में या इवन क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी इन सिमेट्रीज को बरकरार रख सकते हैं। ता वक्त है कि आप क्वांटम ग्रेविटी करके आप रीजन में चले जाएं, वहाँ पर इन सिमेट्रीज को इस तरह से नहीं देखा जा सकता। वहाँ पर यकीनी तौर पे ये अ, जो लॉज हैं वो इस तरह से नहीं हैं यकीनी तौर पे। ये जो फ्लक्चुएटिंग स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्वांटम ग्रेविटी का है, वहाँ पे फिर ये लॉज नहीं लगेंगे, आपको इन लॉज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अनदर क्वेश्चन प्लीज। सर सर तो इसका मतलब हम ये दिखा सकते हैं कि ये जो हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं, फिर जब क्वांटम लूप ग्रेविटी हमारे पास साबित होगी, या दूसरी जो थेरीज हैं जो अभी तक साबित नहीं है, जो नजरिया मौजूद है, वो अगर प्रूफ होती हैं, तो इसका मतलब जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ये फिर चेंज होंगी, यानी नहीं, कुछ और फिजिक्स होगी। नहीं, ये किसने कहा आपसे? मिसाल के तौर पे जब अगर हम जनरल रिलेटिविटी, अब हमें मालूम है कि ये ग्रेविटी की सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है जो हमें बताती है, तो हमने क्या न्यूटन लॉज को पढ़ना छोड़ दिया है क्या? हुँ? क्यों? या हम बच्चों को अब न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ नहीं पढ़ाते क्या? नहीं, हमें हम पढ़ाते हैं, हमें मालूम है कि उसकी अपनी लिमिटेशन है, और अब वो तमाम जो भी नई थ्योरी आती है वो पिछली थ्योरी को वैलिडेट करती है और आगे बढ़ती है। जो भी हमारे पास क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी आएगी, तो वो ये जो प्रेजेंटली जो हमारा स्टेटस है वो उसको पहले वैलिडेट करेगी, वो किसी लिमिटिंग केस में आज की फिजिक्स बनेगी। राइट, जिस तरह जनरल रिलेटिविटी से आप जो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस हैं वो आप लिखें, और उसके ज़रिए से आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ आप ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आप न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ड्राइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेसिक और फंडामेंटल पॉस्टुलेट है। इट इज़ देयर, यू कैन नॉट प्रूव इट। आप उसे किसी फंडामेंटल लॉ से आप ग्रेविटेशनल लॉ को प्रूव करने लगे, देयर इज़ नो वे। राइट, क्योंकि वो तो आपका एक पॉस्टुलेट है, आपने डाटा देखा, आपने कहा भाई ये है रिलेशन, और आगे आपने प्रोडिक्शंस कर दी, दैट्स इट। लेकिन जब उससे बेहतर थ्योरी आ गई, यानी कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी आ गई, वहाँ से आप अब चूंकि वो अगर ज़्यादा फंडामेंटल थ्योरी है, तो उसमें न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ छुपा हुआ है, वो आप ड्राइव कर सकते हैं, और लोगों मतलब नॉर्मली किया जाता है। राइट, तो बिल्कुल इसी तरह ये तमाम जो आज हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कल को गलत साबित नहीं होंगी, क्योंकि उनकी प्रोडिक्शन हम आमतौर पे देख रहे हैं। राइट,
तो आइंदा जो भी थ्योरी आएगी वो आज की थ्योरी को वैलिडेट करेगी। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि ग्रैंड यूनिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे SU5 थ्योरी है, तो हमें मालूम है कि एट हाई स्केल यानी कि हाई एनर्जी, दैट इज़ 10 टू द पावर लेट्स से 10 टू द पावर 16 GeV पे, राइट। अगर SU5 सिमेट्री मौजूद थी तो वो ब्रेक किया है और ब्रेक करके वो फिर सलाम की जो SU2 क्रॉस U1 थ्योरी है वो उसमें वो वाला जो मॉडल है वो हमारे सामने आया। तो उससे कोई सलाम की थ्योरी पे फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो इट इज़ देयर। लेकिन उससे ज़्यादा फंडामेंटल थ्योरी आ गई तो वो फिर सलाम की थ्योरी को एज ए लिमिटिंग केस के तौर पर देख रही है। इससे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, क्रिस्टलोग्राफी एंड हाउ इट वर्क्स। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है आदिल? अच्छा, ये आप लोग अपने नाम वगैरह भी ड्रॉप कर दीजिएगा भाई इसके अंदर, ये काइंड ऑफ अटेंडेंस। देखिए, क्रिस्टलोग्राफी जो है वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की बेसिकली टेक्निक है। अ, इसमें आप एक्सरे डायफ्रैक्शंस के ज़रिए से किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड इस तरह का है कि जो कि उसमें एटम्स रेगुलर पैटर्न्स के साथ मौजूद हैं, तो आप वो जो 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा वाला जो ब्रैग रिफ्लेक्शन है या ब्रैग्स फार्मूला है, उसके ज़रिए से आप जो क्रिस्टल्स हैं वो उनको स्टडी कर सकते हैं कि वहाँ पर जो हमें क्रिस्टल के अंदर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो किस तरह की हैं, और किस तरह के क्या नाम है उस क्रिस्टल के अंदर एटम्स मौजूद हैं। तो ये एक अच्छा टूल है जो कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में एक अरसे से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, जिसे हम एक्सरे डायफ्रैक्शन के ज़रिए से हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्रिस्टलोग्राफी मेनली हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अब यकीनी तौर पे हमारे पास बहुत अच्छी और दूसरी टेक्निक्स आ गई हैं। मतलब अब तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें मौजूद हैं और इससे ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स मौजूद हैं, लेकिन आज से 50-60 साल पहले। तो दिस इज़ द मेन टूल कि आप सॉलिड्स के बारे में अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ द मेन टूल। और दूसरा ये कि क्रिस्टलोग्राफी में चूँकि हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। अच्छा, जहाँ स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, सिमेट्रीज होती हैं। तो ग्रुप थ्योरी की एक ब्रांच इस तरह की भी है, जो फाइनाइट ग्रुप्स हैं वो हमें क्रिस्टलोग्राफर्स होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी अपनी जो क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर की सिमेट्रीज ढूंढने में और समझने के अंदर लोग लगा देते हैं, उसमें ग्रुप थ्योरी लगा रहे होते हैं। तो आप उसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और दूसरा ग्रुप थ्योरी के ज़रिए से भी कर सकते हैं। कराची में तो मेरे ख्याल से डॉक्टर खुर्शीद सिद्दीकी थे और डॉक्टर साजिदा थी, इनके अलावा तो मुझे नहीं मालूम कि कोई इतनी अच्छी ग्रुप थ्योरी जानता है कि वो क्रिस्टलोग्राफी वगैरह करता हो। बाहर यकीनी तौर पर लोग मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा ग्रुप थ्योरिस्ट मौजूद है जो कि क्रिस्टलोग्राफी वगैरह करता हो ग्रुप थ्योरी वगैरह में। शायद कोई अब आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन मेरे कम से कम इंट्रैक्शन में नहीं है कोई। ग्रुप थ्योरी दूसरे तरह से लोग करते हैं, प्योर मैथ्स में कर रहे हैं, पार्टिकल फिजिक्स में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक दो लोग हैं थ्योरी के, लेकिन वो दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप थ्योरी इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग। वो बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक फील्ड थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स या जो इसे हम कहते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स की प्रॉब्लम को डील करने में, बट नॉट द क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक्स। तो आई होप कि आपको जवाब थोड़ा बहुत मिल गया होगा। तो ये बेसिकली क्रिस्टल्स जो सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझने के टेक्निक्स हैं। आप एक्सरे डिफ्रैक्शन के ज़रिए से भी कर सकते हैं, और आपको पैटर्न्स का अंदाज़ा हो जाए तो आप ग्रुप थ्योरी करके मुख्तलिफ उनके चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। शायद आपको मालूम हो, आई डोंट नो,
ये जो आपने बेसिक ग्रुप थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होता है इसका जो ग्रुप है वो C4V सिमेट्री होती है, इसी तरह ट्राइंगल का है वो C3V सिमेट्री होती है, फिर इसके अंदर टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं एंड सो ऑन। तो अ, उनके अगर फर्ज करें कि ये जो आप ट्रायंगल ले रहे हैं या स्क्वायर ले रहे हैं, उनके कोनों पे अगर आप ये या कोई वो हमें टेट्राहेड्रॉन ले रहे हैं, उनके आप कॉर्नर्स पे ये इमेजिन कर लें कि वहाँ पे एटम्स बैठे हुए हैं। अच्छा, वो एक तरह के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उनके आप मुख्तलिफ वाइब्रेशनल मोड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा क्योंकि वो एटम्स हैं, राइट। और अ, उनके ज़रिए से आप फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं और बाज़ दफ़ा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो कैलकुलेट की जा सकती हैं। मतलब ग्रुप थ्योरी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि इवन ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केमिस्ट्री जिस तरह पढ़ाई जा रही है और पढ़ी जाती है वो टेक्नीशियंस लेवल से ज़्यादा की नहीं है। बस आप एलिमेंट्स केमिकल मिलाते चले जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल लेवल के ऊपर तो हैं, आपने ये मिला दिया, वो मिला दिया, ये कर दिया, लेकिन जो उसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड्स हैं वो यहाँ हमारे यहाँ इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो वहाँ एक दो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे पता ये चला है वो बेचारे इवन हाइड्रोजन एटम से भी आगे नहीं जा पाते हैं। वो उसको भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं करते हैं। तो फिर आप सोच सकते हैं कि केमिस्ट्री की आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर क्या होगी। तो ग्रुप थ्योरी की बाकायदा किताबें मौजूद हैं जो कि केमिस्ट के लिए लिखी गई हैं। खुर्शीद साहब ने मुझे कुछ किताबें दी थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री के लोगों ने कुछ अप्रोच किया था, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझे किताबें दी और कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि इसको देखें। में क्वांटम केमिस्ट्री की किताबें होती हैं जो कि आम क्वांटम मैकेनिक्स किताबों से ज़रा हल्की लिखी जाती हैं क्योंकि वो मोर टूवर्ड्स केमिस्ट होती हैं। लेकिन ये कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो मेरा अंदाज़ा हुआ है कि लोग थ्योरी की उनकी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप फिज़िकल साइंसेस नहीं कर सकते, दिस इज़ फॉर श्योर। आप एक्सपेरिमेंट वगैरह में आगे पीछे कुछ करके कर लें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी ये फंडामेंटल चीज़ें हैं कि टेक्निक तो आनी चाहिए। एनीवे, आप कोई सुन के हैरत होगी, मैं यूएस में हमारा एक प्रोफेसर था, सलावेश नाम था। गज़ब का आदमी था और वो उसकी बेसिक रिसर्च पानी पर थी, H2O, और वो ज़बरदस्त किस्म के पेपर लिखा करता था। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेसर था। वो स्टूडेंट से भी बहुत डिमांड करता था और लोग उसके पास जाना भी चाहते थे, लेकिन डर के कि वो बेइंतहा उसकी डिमांड थी कि मेरे पास आओगे तो तुम्हें अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है, लेकिन तुम्हें इतने नंबर ऑफ़ पेपर्स लिखने हैं। लेकिन ये होता था जो उसके पास से गुजर जाता था वो मार नहीं खाता था कहीं पे। तो लोग हैं जो ऐसे, और वो सारा थ्योरी करता था। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये जो आज जो हमें टेक्नोलॉजी दिखती है वो ऐसी हवा में थोड़ी आ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, फिर जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सुपरफिशियली थोड़ी आगे बढ़ती हैं। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? आप कोई ढंग का सवाल करें और ज़्यादा अच्छा। ये तय हुआ था कि हम उससे लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सर जी। सर आपने एग्जाम्पल 1 SO3 में बताया था RZ थीटा इज टू E आयोटा थीटा JZ। सर ये इक्वेशन जो है नहीं समझ में आई थी। ज़रा फिर से रिपीट करेंगे आप? R थीटा इज टू E आयोटा थीटा हाँ, JZ। ये सर ये इक्वेशन नहीं समझ में आई। JZ ये ओके, ये आप मुझे थोड़ा सा बता सकेंगे कि आप ये किस लेक्चर का जिक्र कर रही हैं ताकि मैं उसको खोल लूँ एक दफ़ा? सर ये सेकंड लेक्चर है इसका। सर सेकंड लेक्चर है यूनिट 4 का। लेट मी इसमें एग्जाम्पल 1 SO3। ओके ओके, लेट मी चेक।
Let me check. आपने कहा ये है यूनिट 4 का, राइट? यस सर, यूनिट 4 का। ये जो येलोइश लेक्चर नोट्स हैं उसी की बात कर रही हूँ। उसको पेज नंबर नहीं आपको सर, नहीं सर, येलो वाले नहीं है, ये दूसरे हैं जो आपने वीडियो पे जो है अच्छा अच्छा, एक पेजेस से सेकंड। समझाया है। आई सी, एक सेकंड। ओह, मुझे याद पड़ा कि वो मेरे पास स्लाइड्स थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। सेकंड, मैंने कहाँ रखी हैं वो? मुझे याद आया आपके कहने से। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो मैंने स्लाइड्स हैं मेरे पास, वो मैंने रखी कहाँ हैं, ये मुझे याद नहीं है। क्या रुके हैं, इसका मतलब मैं इसको या तो खोल के देखूँ। ओहो, कहाँ रखी हैं? जहाँ मैंने ये सब चीज़ें रखी हैं वहाँ मुझे नहीं दिख रहे। हम्म, ओके, ये तो नहीं है कंजर्वेशन, ये तो वाइट कंजर्वेशन लॉज हैं। ओके, ओके, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ मैं। इसकी बात कर रही हैं आप? हम्म, इसकी बात कर रही हैं आप? नहीं सर, ये वाले नहीं है। ये नहीं है, एक सेकंड दीजिए जरा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, नो सर, ये नहीं है। ये नहीं है। तो कौन सा आ गया? क्योंकि ये मैंने शेयर किए हैं, क्योंकि आगे जाके इसके अंदर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई थी, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ भी था कि एडिशनल हैं। लेट मी शेयर विद, सर ये वाले। ये वाले। यस सर। ओके, गुड। यहाँ पे यस आप, सर, यही वाले हैं सर, इससे अच्छा, नीचे। इसके नीचे, हाँ, यहाँ की बात कर रही हैं। नो सर, और नीचे। SO3, एग्जाम्पल ऑफ SO3। ओके, SO3, राइट राइट, SO3, SO3, यस, हाँ, इसकी बात कर रही हैं। यस सर, ये। अच्छा, यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि आपने ग्रुप थ्योरी में जनरेटर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोगों ने या नहीं पढ़े? यस सर। राइट, यस सर, पढ़े हैं। पढ़े हैं, गुड। तो ये कुछ कुछ जहन में है आपके कि जनरेटर्स वगैरह क्या होते हैं? सर वो उसकी वजह से, जनरेटर की वजह से पूरा ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। हाँ, मतलब वो जो जनरेटर्स का वर्ड ही इसलिए आया कि हम यानी कि ये एक तरह के आप समझें कि ऐसे ऑपरेशंस हैं कि जिनके ज़रिए से वो सिमेट्री जो है वो जनरेट की जा सकती है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, ये देखिए कि ये जो इन्होंने यहाँ पे ये जो कुछ लिखा है, देखिए पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा बहुत SO3 का अंदाज़ा होगा, क्योंकि SO3 जो है वो महज कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि वो रोटेशन है, राइट? स्पेस के अंदर जो है वो रोटेशन है, और वो चूँकि तीन हमारे पास डायरेक्शंस हैं, तो हर डायरेक्शन के अराउंड आप ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट करा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आपको इस बात का तो इल्म है ना इस कि बात का तो इल्म है ना कि
ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी गई है? ये आपके जहन में है? यस सर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आपके जहन में ये है कि ये इक्वेशन किस तरह से लिखी गई है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। और आपको ये भी पता है कि इसके अलावा भी आप दो और इसी तरह के आप यस सर। इक्वेशन लिख सकती हैं आर एक्स के लिए और। आर एक्स और आर वाई। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा है कि ये जो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, अ, देखिए इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, राइट, ई टू द पावर आई जेड टी, ये थोड़ा सा मुझे कहना चाहिए कि एक सेकंड, उसको मैं जस्टिफाई कैसे करूँ? ओके, देखिए ये यहाँ पर कॉमा होना तो फिर बात बन जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए ये थोड़ा सा एक दो स्टेप इसके अंदर खाए हुए हैं। अगर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि ये जो इक्वेशन अगर आपको मालूम हो तो आपको शायद ये ध्यान में हो कि ये जनरेटर कैलकुलेट करने का हमारे पास तरीका है। ये आपके जहन में है? तो देखिए ये आपके पास में लिखा हुआ है, आरजी की आपने इक्वेशन लिखी, ठीक है? ये इट्सेल्फ जनरेटर नहीं है, जनरेटर होगा जे जी। और जे जी को हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यानी कि अगर हम आर जे जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे यहाँ हमें जो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वो आर जी का होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा इसलिए कि यहाँ पर जो मेन पैरामीटर है वो बेसिकली थीटा है। अगर यहाँ फाई होता या अल्फ़ा होता या बीटा होता तो फिर हम उसके लिहाज से उसका जो है हमें डेरिवेटिव लेते, ठीक है? और फिर क्या होता है, ये डेरिवेटिव जो हम लेते हैं उसके बाद हम इसको थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर हम इसको एवेलुएट करते हैं, ठीक है? तो फर्ज करें कि जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस से क्या हो गया, साइन हो गया, माइनस साइन, ठीक है ना? अच्छा, ये साइन से कॉस हो गया और ये तो ज़ीरो पे ज़ीरो रहा। ये साइन से कॉस हो गया तो यहाँ पे माइनस कॉस आ गया, ठीक है? माइनस भी लगा हुआ था, कॉस से ये साइन हो गया और साइन थीटा हो गया और यहाँ पे ज़ीरो पे ज़ीरो रहा। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, ठीक है? फिर हमने क्या किया, हमें इसको एवेलुएट करना है एट थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो पे। तो जब आप यहाँ थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आप देखें कि ये ये पॉइंट ज़ीरो हो जाएगा लेकिन ये वन हो जाएगा और ये तो ज़ीरो है ही। अच्छा, यहाँ कॉस ज़ीरो वन होता है तो ये वन आ गया और ये साइन ज़ीरो पुट किया तो यहाँ ज़ीरो हो गया, यहाँ बाकी ज़ीरो, ठीक है? तो अच्छा, अब चूंकि हमें मालूम है कि हमें ये जो जनरेटर्स हैं, आपको शायद आपके इल्म में हो कि ये जनरेटर्स बेसिकली sp2 अलजेब्रा बनाते हैं और जो एंगुलर मोमेंटम का भी अलजेब्रा जो है वो यही होता है। और वहाँ पर हमारा वास्ता जो जिन ऑपरेटर्स के साथ पड़ता है एंगुलर मोमेंटम में, और क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हम कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर हर्मिशियन होने चाहिए, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो फिर रियल होती हैं। तो उस चीज़ को टेकिंग मतलब केयर करने के लिए हम यहाँ पे आई का इजाफा कर देते हैं। आई लगा के फिर ये हर्मिशन बन जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आई आपको जेजी में दिखाई दे रहा है, कि बेसिकली इस बात की हमें निशानी है कि आपने यहाँ पे आई इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है? और वो आई इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पर आपके पास आई आ गया, वह अदरवाइज आई जो है वो नहीं आता, ठीक है? तो ये डेरिवेटिव लिए आई से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आ जाता है। तो अब ये जो जेजी जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये वन ऑफ द जनरेटर ऑफ द SO3 सिमेट्री है। अगर आप गौर करें तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर अगर आप सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है ना, अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है, आप इस मैट्रिक्स को
बेसिकली इस तरह समझ सकते हैं कि बाकी तो इसके एंट्री ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको इस तरह करके भी सोच सकते हैं। तो इसके अंदर जो स्पिन मैट्रिक्स जो है, पाउली का स्पिन मैट्रिक्स जो है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, राइट। यानी कि जो जो SU2 सिमेट्री है वो इसके अंदर कहीं छुपी हुई है। और आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये SU2 जो 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 ग्रुप है उसके अंदर SO3 ग्रुप जो है वो एक तरह से छुपा हुआ होता है, राइट। और ये SU2 जो ग्रुप है उसके मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस हैं। वो अ, अगर लेट्स से कि क्या कहना चाहिए कि जे की वैल्यू ज़ीरो है तो उसके एक रिप्रेजेंटेशन है, जे की वैल्यू हाफ है। जे से मुराद एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो आप जानती हैं, उसकी वैल्यू हाफ है तो वो आपके पास टू टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि आपने अगर स्पिन मैट्रिसेस पढ़े हुए हों क्वांटम मैकेनिक्स में। और अगर जे इक्वल्स टू वन है तो वो आम एंगुलर मोमेंटम होती है, राइट। और वहाँ पर आपके पास 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस आते हैं। इसी तरह जे की वैल्यू जो है वो 3/2 भी हो सकती है, जे की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। वो फिर से रिप्रेजेंटेशन के फ़र्क हैं, राइट। अदरवाइज बेसिक चीज़ हमारे पास SU2 होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस में, और वो वहाँ से हम सारी चीज़ें जो है जनरेट करते चले जाते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने ये लिखी हुई है, ये थोड़ी सी आई मीन मिसलीडिंग है। ये 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 दरअसल ये चीज़ प्रूव करना चाह रहा था जो कि उसने यहाँ पर की है कि इसका आप अगर डेरिवेटिव लें, राइट, यानी कि आप अगर इस तरह गौर करें कि आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ये डायरेक्टली इसके बराबर हो जाता है। तो इस सेंस में इसने इस इक्वेशन को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, और ये इक्वेशन ट्रू है ओनली इन द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस क्या है कि एट थीटा इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसकी वजह ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर ली था, क्योंकि ये जो हम सारा काम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास जनरेटर आएंगे, ये जनरेटर आगे जाके एक तरह से अलजबरा फॉर्म करेंगे। और ये जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ली ग्रुप्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग ली अलजबराज होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मुझे मिस्टर ली साहब थे, इन्होंने ये बात समझी थी कि अगर आप सिमेट्रीज को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि सिस्टम को अपने जो भी उनकी ओरिजिन है, जैसे आपने उस ओरिजिन को लेट्स से थीटा ज़ीरो कह दिया, उससे स्लाइटली अपने उनको ओरिजिन से डिस्टर्ब करें, और फिर उसकी नेबरहुड में उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप जो है वो आई मीन स्टडी कर सकते हैं। और उनकी नेबरहुड में जो उनकी स्टडी है उसको आप जनरलाइज करके उस सिस्टम की पूरी सिमेट्री जो है इंटरेस्टिंगली मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये कर रहे हैं कि आप ये जो हम थीटा इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो ये उसी चीज़ की इक्वलेंट है कि हमने सिस्टम को स्लाइटली डिस्टर्ब किया, यानी कि डेरिवेटिव लिए, राइट, यानी कि रेट ऑफ चेंज देखा आर सी का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड देन वी पुट थीटा इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हमने थीटा इक्वल टू ज़ीरो से स्लाइटली उसको डिस्टर्ब किया, और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हमने स्टडी किया, और उससे हमने जनरेटर जो है वो जनरेट कर लिए। तो ये हमारे पास 3 जनरेटर आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये जो नंबर ऑफ डायमेंशंस वगैरह और कितने जनरेटर्स वगैरह मतलब क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, उसका फैसला जो है वो ये इक्वेशन कर रही होती है ना, 2J+1 वाली टाइप की। तो अगर ये वन है, जे इक्वल टू वन है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएंगे। अगर हाफ है तो ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगी, और अगर लेट्स से 3/2 है तो 4 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगी, एंड सो ऑन। तो ये हर ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होती हैं और ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं। तो इस तरह आप तमाम ग्रुप्स की जो जनरेटर्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कुछ बात समझ में आई आपकी, और इज देयर एनी कंफ्यूजन? यस सर, थोड़ी सी मतलब ये हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। इसलिए कि जो आपके जनरेटर है वो बेसिकली जेजी है। और ये क्वेश्चन ये यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये नोट्स मैंने छुपा के टाइप नहीं किए हुए। ये इक्वेशन ट्रू है, बट इन द केस व्हेन थीटा गोज टू जीरो।
समझ रही हैं? यस सर। अच्छा सर आप, 0 पे ही क्यों लेते हैं हम लोग थीटा? इसलिए कि मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि जो ये हम बेसिकली ली ग्रुप कर रहे हैं, ठीक है। तो ली ग्रुप के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि थीटा जो है वो आप 0 से 2 पाई तक कंटिन्यूसली आप चेंज कर सकती हैं ना। मतलब 0 से यस सर। 2 पाई तक आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, एंगल कुछ भी ले लें आप, ऐसे ही है ना। तो यस सर। तो इस तरह के ग्रुप्स, इसका मतलब है कि जब आपके पास इनफाइनाइट ऑपरेशन पॉसिबल हो, तो फिर आप ऐसे सिस्टम को आप कैसे स्टडी करें। ली ने हमें ये तरीका बताया कि आप उसके ज़ीरो से ज़रा सा हट के आप उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करें, और फिर उस वो जो प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करेंगे वो इंटरेस्टिंगली पूरे सिस्टम की सिमेट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अब ये यकीनी तौर पे इसके बहुत डिटेल प्रूफ्स हैं। वो प्रूफ्स हमारे लिए अभी फ़िलहाल वो लोग जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो लोग उसको पूरा देखते हैं, लेकिन हम फिजिसिस्ट के लिए ये रिज़ल्ट काफ़ी है कि हमें ये रिज़ल्ट पता है कि अगर हम ज़ीरो के नेबरहुड में अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें और जनरेटर को, और वो जनरेटर जो आएगा वो फिर उस सिस्टम की सिमेट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेगा। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। अच्छा अब अगर आप इसको एग्जैक्टली समझना चाह रहे हैं तो देखिए, ई की पावर आई थीटा की आपको याद है ना कि हम इसको अगर एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे। पहला तो वन होगा, फिर ये आई थीटा जे जी, यही होगा ना। हम्म। यस सर। और यस सर। फिर उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर आएगा हमारे पास, एंड सो ऑन। तो अक्सर हम स्क्वायर टर्म्स जो, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये ले रहे होते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है, ऑलरेडी स्मॉल है, ठीक है। तो थीटा स्क्वायर तो यकीनी तौर पे और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम हमारा वास्ता यहाँ पे मैट्रिसेस के साथ पड़ रहा है, तो ये वन जो है बेसिकली ये दरअसल क्या है कि ये वन नहीं है बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसकी डायमेंशन वही होंगी जो कि आर जी की हैं। अगर लेट्स से यहाँ हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास 3 3 3 का मैट्रिक्स होगा, प्लस आई लगाया, थीटा आ गया, और जे जी, ठीक है। अच्छा, जे जी आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, और वो क्या था, वो आपने बल्कि यहाँ कैलकुलेट किया था, ये 0 1 0 -1 0 0 0 इस तरह आया था। अब आप अगर आई को और थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें फॉर एग्जांपल, या चूंकि आपने यहाँ थीटा के साथ डेरिवेटिव ले लिया ना, क्योंकि अच्छा थीटा के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे तो थीटा गायब हो गया, और फिर आप इसको इसके अंदर ऐड कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएंगी, यानी कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। समझ रही हैं बात। यस सर। तो ये चीज़ इस तरह से इसने समझाई है इसमें कि आप इसको क्योंकि ये जो मैं इसको खोल रहा हूँ ये भी एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, टेलर एक्सपेंशन कर रहा हूँ। टेलर एक्सपेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा स्मॉल है, तो वो मैंने इस इक्वेशन को मैंने एक्सपेंड किया, ठीक है। अच्छा, और चलें, अगर मैं अभी क्योंकि मैं जे जी कैलकुलेट नहीं कर रहा, वरना मैं अगर सिर्फ ये इक्वेशन लेकर आना चाह रहा हूँ तो मैं थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अगर फर्स्ट करें कि ये इक्वेशन के अंदर अगर मैं ये आपको कह दूं कि थीटा ज़ीरो है, तो ये यही जो आर जी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हो जाएगा ना। और उसके साथ आप इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें। समझ रही हैं बात को, यस सर। राइट। तो आपके पास ये इक्वेशन और जो इक्वेशन यहाँ से आएगी वो एग्जैक्टली बराबर होगी। यस सर। ये मतलब है, और तो ये उस वक्त बराबर होगी जब थीटा थीटा इफ यू आर टेकिंग थीटा एज ए स्मॉल पैरामीटर। यस सर। सर तो ये ग्रुप के जनरेटर्स हैं कि जो है आइडेंटिटी और ये दूसरा। ये देखिए, यस, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि जब आप इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे टेलर एक्सपेंशन से, तो ये पहला तो अब हमारे पास वन आता है ना, फिर उसके बाद प्लस यस प्लस सर। आई थीटा जे जी आएगा, फिर आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर जे जी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल आएगा, तो आई स्क्वायर क्योंकि -1 होता है तो ये माइनस आ गया जाएगा, और फिर ये थीटा स्क्वायर जे जी स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी। तो थीटा स्क्वायर वाली टर्म हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ये पीछे सोच रहे होते हैं कि थीटा इज अ स्मॉल पैरामीटर, राइट।
तो वो स्क्वायर टर्म्स और छोटी हो जाएंगी। तो हम सिर्फ इसको, बल्कि बेहतर होगा कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो 1 + I थीटा JZ वो हमने लिया, और उसके अंदर फिर आप आई थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये RZ आ जाएगा। बट ये सिर्फ लिमिटिंग केस में होगा जब थीटा टेंस टू 0 हो। अगर थीटा फर्ज करें कि स्मॉल नहीं है तो फिर ये वाला होगा, फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये लिमिटिंग केस के लिए है। व्हेन थीटा टेंस टू 0 स्मॉल पैरामीटर हो तब आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि थीटा अगर स्मॉल होगा तो कॉस थीटा टेंस टू 1 होता है, और साइन थीटा गोस टू थीटा हो जाता है, राइट। यस सर। तो बल्कि बेहतर ये है कि यहाँ मैं इसको ज़ीरो पुट करने के बजाय, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो तो हम यहाँ पुट करते हैं ना, तो हम अगर यहाँ पर इसके साथ करें तो एग्जैक्टली फिर ये क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। when theta tends to small when theta is a small parameter, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। थीटा से आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ठीक है। यस सर। ये है। देखिए ये ग्रुप थ्योरी को आप जितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं आप समझ लें, और वरना मैंने आपसे कहा है कि ये जो उसके फलानी के जो लेक्चर्स हैं उसको एक दफ़ा आप देख लीजिए। अगर आपको बात समझ में आ गई तो ये जो इस तरह की इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखने में ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। सिमेट्री है, आप अगर आप गौर करें, ये R × RT = 1, और इसी तरह की इक्वेशन आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मिलेंगी, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरह की इम्पोर्टेंट इक्वेशन हैं ये। क्योंकि आपको याद है, मालूम होगा ना कि ये रियल हैं, तो ये आर आर टाइम्स RT = 1 है। और अगर ये ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स अगर इसके एंट्रीज हों तो ये जो है वो U हो जाएगा, U डैगर = 1 हो जाएगा, राइट। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स होंगे तो ये ऑर्डिनरी स्पिन्स हैं, तो ये हमारे पास R आ गया है, ये रोटेशन है सिंपल। तो इसमें रियल पैरामीटर्स हैं तो इसलिए ट्रांसपोज काफ़ी है, लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हों तो सिर्फ ट्रांसपोज लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा, यानी डैगर लेना पड़ेगा, एंड देन =1। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी यूनिटैरिटी की, तो यूनिटरी ग्रुप्स हो जाएंगे। तो ये इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब आइडियाज़ क्लियर करती हैं कि हम ये जो मुख्तलिफ चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में कर रहे हैं या पार्टिकल फिजिक्स में, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं। और आपको शायद ये पता हो कि ये जो ग्रुप के जनरेटर्स होते हैं, अ, ये बेसिकली वेक्टर स्पेस जनरेट करते हैं। तो ये जो I × J = K वाला जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा करते हैं छोटी क्लासेस में, वो महज इत्तेफाक नहीं है, उसके पीछे बहुत रिच मैथमेटिक्स मौजूद है, पीछे बहुत अ, रिच मैथमेटिक्स मौजूद है। अ, जो जनरेटर्स हैं हमारे पास जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अ, ये जनरेटर भी बिल्कुल इसी तरीके की जो है वो चीज़ें, या ये समझें कि क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं। बस उन क्रॉस प्रोडक्ट को हम बजाय क्रॉस लिखने के हम इनको इस तरह लिख देते हैं, J क्रॉस लेट्स से JX JY = I H कट। चलें एच कट नाम ना भी लगाएं, एच कट हमारे लिए अभी फ़िलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस इज़ दैट कि ये JZ आ जाएगा आपके पास। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक नई बहुत ही फंडामेंटल फॉर्म है, यानी कि कम्यूटेटर्स जो हैं वो बेसिकली एक तरह